तो दिल्ली अब केजरीवाल की है। केजरीवाल अगले 5 साल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली की जनता ने अपना बड़ा जनादेश अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया है। इसके क्या राजनीतिक मतलब है, इसी का लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, हमारे साथ कौशिक और साथ ही साथ रोहित चहल बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, संजय झा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन में से एक है। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग पोस्टर लगा रहे हैं कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल। आज आपने बधाई दी है, खुले दिल से कहा है कि भाई बीजेपी को इन्होंने हराया, बहुत अच्छा किया। क्या आने वाले समय में विपक्ष का नेतृत्व करते हुए केजरीवाल दिखाई पड़ सकते हैं? कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर पाएगी एज ए लीडर जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा हो सके? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, जो लोग भी आम आदमी पार्टी के जितने सदस्य हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा। देखिए इतना बड़ा विजय, देखिए पिछले चुनाव में उनको 70 से सिर्फ 3 सीट कम मिले थे, पूरा असेंबली उन्हीं के हाथ में था। उसके बाद यदि फिर भी दिल्ली ने उन पर इतना विश्वास दिखाया है, इसका मतलब इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता है कि उनका काम ज़रूर बेहतरीन हुआ होगा। और मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे मित्र हैं, कांग्रेस के भी लोगों ने मुझे कहा था कि आम आदमी पार्टी की छवि पर ज़्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं है और उनके काम को लोगों ने पसंद किया है। आज ये नतीजे उस बात का एक मिसाल है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी का क्या रणनीति होगा, वो कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे, ये उनका नज़रिया है, उनका निर्णय होगा, उसका जो भी हो हम इज्जत करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं समझता हूँ हमारे लिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता बहुत दिन से रहा हूँ और मैं और भी चीज़ों में काम करता हूँ, मैं कहूँगा हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक ये नतीजे हैं। ये परिणाम के बारे में मैं ये फिर से, जो हमेशा लोग कहते हैं कि हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, चिंतन बैठक करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ उसका वक्त खत्म। चिंतन बैठक तो बीजेपी वाले करते हैं, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक पार्टी है। नहीं दीपक जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को शायद थोड़ा करंट भी लगा होगा, लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की करंट तो आज राहुल गांधी जी को लगा है। सारी संजय जी, आपके राहुल जी ने अंडा दिया है शक्ल मुर्ग का, आप खा लीजिए जाकर, कांग्रेस वाले सारे रात को बैठ के खाना। संजय जी, करंट लगने के बाद अंडा दिया, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, तुरंत संजय भाई के बाद आपके पास आऊंगा। संजय जी कंप्लीट करिए, सुनिए ना 2 मिनट। दीपक जी, मैं तो इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, हमें कोई गुरूर, अहंकार और घमंड नहीं है। हमने इस चुनाव के दौरान नफरत फैलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम इतना जरूर सोचते हैं कि हमें और भी अच्छा करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का हार हुआ है, वो हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी है। हमको उस पर हमको अपने संजय जैसा और भी अच्छा करना चाहिए था, क्या मतलब सर शून्य है? हमेशा नफरत और नकारात्मक की राजनीति करती है। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जब हम 3 लगातार बार हमने चुनाव जीता। देखिए जब भी हम दिल्ली जाते हैं तो आप दिल्ली में कोई भी फ्लाईओवर, आप सीएनजी देखिए, आप रोड्स देखिए, आप सिविक एम्यूनिटीज देखिए, जो सुधार, जो परिवर्तन हुए, वो उस समय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कितना दिल्ली का एक तरीके से पूरा एक रूप बदल गया। एक जो कहते हैं कि पूरा एक नया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सवाल लेकर संजय जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूं। संजय, मैं 1 मिनट रोकूंगा, लंबा बात कह दिया आपने। रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अब आपको नहीं लगता इस चुनाव को जीतने के बाद, तीसरी बार जीतने के बाद, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ा खतरा बन गए हैं? क्योंकि इनको रोकने की कोशिश तो की नहीं आपने। 2015 से लेकर 2020 तक कोई नेतृत्व तो डेवलप किया ही नहीं। क्या दिल्ली के पास एक लीडर भी नहीं है? बीजेपी के पास दिल्ली का एक लीडर भी नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़ा हो सके?
देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो दिल्ली के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक लीडर है, कार्यकर्ता है और नेतृत्व कर रहा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। उसी ने दिल्ली के अंदर निगम के अंदर पिछली बार से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को और लोकसभा में पिछली बार से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। और इस बार भी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा परसेंटेज के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो एक बात मैं तो ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं संजय जी को सुन रहा था कि संजय जी ने बड़े मज़े से, वो कहते हैं ना कि दूसरे घर में बच्चा हुआ है तो खुशी अपने घर में मनाई जा रही है, वही संजय जी की स्थिति हो चुकी है। संजय जी के नेता खड़े होकर कह रहे थे प्रधानमंत्री को डंडा मारना चाहिए, प्रधानमंत्री डंडा मारना चाहिए। अरे भैया, आपको दिल्ली की डंडा ने ऐसा डंडा मारा कि आपके नेता राहुल गांधी ने अंडा दे दिया। अब उस अंडे को आप बैठ के पूरी रात खाते रहिएगा, कब तक खाएंगे उस अंडे को और गिनते रहिएगा कि कितने अंडे निकले कांग्रेस पार्टी के। मुझे लगता है भैया ये डंडे की राजनीति छोड़ एनके सिंह सर, जो बात यहाँ पर दीपक जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक बड़ी समस्या रही? दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता तो बहुत थे, लेकिन प्रोजेक्ट किसी को भी नहीं किया बीजेपी, था ही नहीं उनके पास, अल्टरनेट ही नहीं था। ये दीपक जी, असल में इस पार्टी की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम हो रही है कि डबल लीडर पार्टी होकर रह गई है। लिहाजा जो सेकेंडरी टर्शियरी लीडरशिप उभरता है, जो कि एक ज़माने में आडवाणी या अटल जी के ज़माने में रीजनल लीडर होते थे, कल्याण सिंह होते थे, भैरव सिंह शेखावत होते थे, पूरे हर राज्य में बड़े बड़े लीडर होते थे और उनका जनता में फॉलोइंग होता था। आज इन्हीं दो लीडर के भरोसे आप पूरी पार्टी छोड़ दिए हैं। आपको इतने सारे जो वोट मिल रहे हैं, 34% वोट कंट्री का मिलता है और वो सिर्फ दो लीडरों के फेस पे आप दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल से लीडरशिप की क्राइसिस है। मान लीजिए ऐसा हो ना हो, लेकिन अगर कहीं होता है कि लीडरशिप की इमेज कहीं खराब होती है तो पूरी पार्टी ढह जाएगी। इसलिए कभी भी एक बेटर मैनेजमेंट ये होता है कि आप कम से कम रीजनल लेवल पे कुछ लीडर्स को डेवलप करें, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। प्रवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। पिछले 21 सालों से दिल्ली में हम सरकार नहीं बना पाए। पिछले 21 सालों से दिल्ली में गैर भाजपा दल की सरकार बन रही है। इस बात का हमें दुख है कि हम दिल्ली सरकार की कमियों को दिल्ली की जनता के सामने अच्छे से नहीं रख पाए। हम और मेहनत करेंगे और संघर्ष करेंगे। आने वाले 5 साल में जो दिल्ली सरकार की कमियां होंगी, हम उसको और बेहतर तरीके से दिल्ली की जनता के सामने अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। अगर दिल्ली का ये चुनाव शिक्षा और विकास के मॉडल पर हुआ होता तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं हार रहे होते। दिल्ली वासी झूठे विज्ञापन और फ्री के प्रवाह में बह गए हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि लोगों को 3 महीने से बिजली पानी का बिल फ्री आ रहा था। हमारी दिल्ली की महिलाओं को बसों में फ्री की यात्रा हो रही थी, मगर ये जो भी हो रहा था ये 3 महीने से हो रहा था। मगर मैं फिर भी दिल्ली की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके जनादेश को बधाई देता हूं। आने वाले 5 साल हमारे कार्यकर्ता और मेहनत करेंगे। इस चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी है। हमारी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में हम सब में क्या क्या कमियां रह गई थी, हम आने वाले चुनाव में उसको हमारे प्रदर्शन को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सर, आपको लगता है कि शाहीन बाग को लेकर पोलराइजेशन करने की कोशिश, आपको कि जिस तरह से आतंकवादी कहा कि परवेज वर्मा को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। दीपक जी, जिस तरीके के बयान परवेज वर्मा ने भी दिए, कहीं एहसास हो रहा होगा कि गड़बड़ हो गया सब कुछ? मुझे नहीं लगता। अगर वो बयान नहीं देते तो आप जो 13 सीटें देख रहे हैं वो भी नहीं मिल पाती भारतीय जनता पार्टी को। उन बयानों के चलते ही और बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने बयान दिया था। शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर आए, वो देश की रक्षा के मुद्दे को लेकर आए, देश में जो शर्जील इमाम जैसे बयान दिए जा रहे थे, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बात की जा रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर आए। और ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गलती दिल्ली के चुनाव में ये हुई है। अरविंद केजरीवाल 1.5 से 2 साल से तैयारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव की, लोकसभा की नहीं कर रहे थे। वहीं इनकी जो तैयारी थी वो आखिरी के 2 या 3 महीने में शुरू हुई। आखिरी दिन तक मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर से मिला था जो दिल्ली में सब कुछ देखते हैं। आखिरी दिन तक वो ये कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम डिक्लेयर कर देंगे तो क्या उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो सोच सकते हैं आपकी बीजेपी का नेतृत्व इस मामले को लेकर, दिल्ली के मामले को लेकर कितना कंफ्यूज। सैयद आमिर के पास चले, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? रोहित आते हैं आपके पास, घनश्याम आपके पास भी आते हैं।
देखिए, अपडेट ये है कि नवा राउंड जो है, अभी तक मनीष सिसोदिया का जो नवा राउंड है वो चला, पड़पड़गंज का नवा राउंड। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो आंकड़े आए, मनीष सिसोदिया को करीब 43,609 वोट मिले हैं और रविंद्र सिंह नेगी जो कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं 44,897 वोट मिले हैं। 1288 वोट की गैपिंग है। पहले ये गैपिंग जो थी मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज की करीब 567 वोटों की थी, लेकिन अब ये गैपिंग लगातार बढ़ती जा रही है और ये 1288 पे पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर के डिप्टी सीएम का जो पड़पड़गंज सीट है हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार गैप अब जो है फिर से बढ़ चुका है। हालांकि बीच में उन्होंने 1500 की गैपिंग को कम किया था। तो कुल मिलाकर के जो बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का माना जाता है मनीष सिसोदिया, वो फिलहाल लगातार अब पीछे चल रहे हैं और माना यह जा रहा है कि 15 राउंड बाकी है, यानी 1 2 3 4 5 6 राउंड बाकी। अगर 6 राउंड में वो कवर अप नहीं करते हैं तो आम आदमी वैसे तो जीत रही है, लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया की सीट अगर जाती है और खासतौर से कृष्णानगर की भी सीट जो है वो भी दांव पर लगी हुई है, या फिर ये पूर्वी क्षेत्र में अगर देखें तो गांधीनगर की सीट भी जो है दांव पर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के बड़ा झटका जो है आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने कहा बड़ा झटका, और अगर मनीष सिसोदिया हारते हैं अनुराग, तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल ये चुनाव जीतकर भी हार जाएंगे, जितना मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं, क्योंकि सबसे क्लोज बडी अगर कोई कहा जाए अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी में है और उनको पोस्टर बॉय बनाकर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया था। अनुराग, एक और अपडेट ले ले शाहीन बाग का। बिल्कुल, शाहीन बाग के लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राहुल डबास ने बताया कि एक रास्ता जो नोएडा से जाता है कालिंदी कुंज का, वो तो खोल दिया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट? देखिए, शाहीन बाग के अंदर जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं वो आज बैनर लेकर बैठी हुई हैं, जिस पर उन्होंने लिखा है कि आज उनका मौन व्रत है और वो किसी से बात नहीं करेंगी और उनका किसी पार्टी से संबंध नहीं है। अचानक से एक नया बदलाव आज काउंटिंग के बाद देखने को मिला है। तमाम महिलाएं इसी तरह के बैनर लेकर बैठी हुई हैं और अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा से रिकॉर्ड वोटों से आगे चल रहे हैं। जो रुझान बता रहे हैं उनकी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। सीधे तौर पर जिस तरह से वोटिंग का दिन था और हमने यहाँ पर कवरेज की थी, तब जो मतदाता थे वो बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए थे वोटिंग शुरू होने के पहले से ही। और जो वहाँ के लोगों का कहना था, उनका सीधे तौर पर उस दिन यही कहना था कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। जो अमानतुल्लाह खान के विरोधी भी थे उन्होंने भी उन्हीं को वोट दिया, ऐसा वहाँ पर आसार लग रहा था। और सीधे तौर पर जो वहाँ पर लोगों की बातें थी वो सही होती दिख रही हैं, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई थी और अमानतुल्लाह खान के खाते में काफ़ी ज़्यादा वोट गए हैं। और सीधे तौर पर जो आज शाहीन बाग की महिलाएं प्रदर्शनकारी टेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सीधा एक मैसेज देने की कोशिश है कि आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं आएगा। जिस तरह से वो पहले से ये कहते रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल राजनेता को आने की अनुमति नहीं है। हालांकि पूरी तरह से समर्थन आम आदमी पार्टी को ही शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का था, लेकिन आज जिस तरह से महिलाएं बैठी हैं और इन्होंने कहा है कि आज उनका मौन व्रत है, आज किसी से बात भी नहीं कर रही है, मीडिया से भी बात नहीं की जा रही है। एक पुरानी कहावत है रुमान, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो लोग कम्यूट कर रहे हैं, जो लोग इस रास्ते में जाना चाहते हैं, हमने रिपोर्ट दिखाई राहुल डबास की कि कालिंदी कुंज का पुल खुल गया है, लेकिन कौन कौन से वो रास्ते हैं, चूंकि शाहीन बाग में अभी भी आंदोलन चल रहा है, कौन कौन से रास्ते हैं जो बंद हैं? हमारे दर्शक जो देख रहे हैं और इस तरफ आना चाहें, कौन कौन से रास्तों को अब भी अवॉइड करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल कालिंदी कुंज का पुल खुल गया है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे तस्वीरें। रोड नंबर 13 है, ये जो मैं खड़ा हूँ, ये नोएडा की तरफ से आने वाला रास्ता है और इसके दूसरी तरफ नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ता है। और ये वो रोड है जो नोएडा को दक्षिणी दिल्ली से और साथ ही हरियाणा से जोड़ती है, फरीदाबाद से जोड़ती है। ये रोड अभी भी पूरी तरह से बंद है। वहाँ पर नोएडा से लेकर कालिंदी कुंज वाला पुल ज़रूर खुला है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, कोई फ़ायदा लोगों को होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये रोड आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगाकर बंद है। और इस रोड के आगे ही रुमान, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज शाहीन बाग से आ रही है, इस पर भी टिप्पणी चाहूंगा। रुमान, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। शाहीन बाग में कुछ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं, विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, ये क्या है? लहराए गए हैं, ये क्या है? एक बार देख लेते हैं। देखिए जरा, ये वो पोस्टर हैं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शाहीन बाग के बैनर पोस्टर हैं जो जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं, उसके बाद ये पोस्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान से भी जाएगा अब तू दिल्ली से ही। तो अभद्र जो टिप्पणी है वो यहाँ पर की गई है। इस बैनर के जरिए जिस तरीके के नतीजे आए हैं
उसके बाद इस तरीके की अभद्र टिप्पणी, जहां पर सीधा हमला यहां पर किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। ये अलग बात है कि जो महिलाएं वहां पर बैठी हैं वो कह रही हैं कि हम कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन शाहीन बाग में ही ये जो बैनर है इसकी भाषा को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा हमला किस पर किया जा रहा है, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसको एक तरीके से राजनीतिक धमकी दी जा रही है शाहीन बाग से। ठीक है, हिंदुस्तान से भी जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं कई बार शाहीन बाग गया और मैंने शाहीन बाग में देखा कि गुस्सा जो है वो बीजेपी से है, गुस्सा जो है आरएसएस से है। और चूंकि बीजेपी और आरएसएस के बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है, आरएसएस उनका आरएसएस उनकी मतलब वैचारिक संगठन है जिसके छत के तले ये तमाम संगठन रहते हैं। यहां पर ये जो डिफरेंस है और ये जो निशाना है अगर किसी पे साधा जा रहा है तो वो नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही साथ अमित शाह हैं। काफी देर बाद मनीष सिसोदिया आगे हुए हैं, ये भी इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। काफी देर बाद 700 पहली बार। तो सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सैयद आमिर, बहुत संक्षेप में क्या कुछ अपडेट? दीपक जी आते हैं रोहित आपके पास। देखिए, अभी एक अपडेट हमारे पास आया कि पड़पड़गंज सीट पे बहुत कई राउंड्स के बाद अब मनीष सिसोदिया 779 वोट से आगे हो गए हैं। ये एक अब की बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया 779 वोट से आगे हो गए हैं। आई रिपीट कि 10वां राउंड जो है उसमें बड़ी छलांग लगाते हुए मनीष सिसोदिया आगे हो गए, तो उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। डिप्टी सीएम है और एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का। पड़पड़गंज सीट से 779 वोट से आगे हो गए, लीड हो गई उनकी। आमिर आएंगे आपके पास। रोहित, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। और अगर शाहीन बाग में इस तरीके का बैनर देखा जाता है जिसमें कहा जाता है कि तू हमें क्या करंट लगाएगा, दिल्ली से गया हिंदुस्तान से भी जाएगा, क्या कुछ मतलब अभद्र टिप्पणी है? कतई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन सीधा हमला बीजेपी पर। शाहीन बाग में पहली बार नहीं इस तरीके के बैनर पोस्टर लगे हों। देखिए, शाहीन बाग में जो पोस्टर अभी आप दिखा रहे थे, बैनर पकड़े लोग खड़े थे, इसमें 3 महिलाओं की फोटो लगी थी, लेकिन पकड़ किसने रखा था? पुरुषों ने रखा था। ये वही पुरुष है, ये वही मैं कहूँगा कि जो अपने बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के महिलाओं के पीछे छुप जाते हैं, वैसे ही महिलाओं का बैनर पकड़ के और पीछे पुरुष खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है जो इनकी जो अंदर का जो दर्द है वो सामने आ गया। इन्हें लगता है कि सीए वापस हो जाएगा तो ये भूल जाएं कि सीए इनकी छाती पे चढ़ के लगा और सीए वहां रहेगा, ये मान समझ लें। और करंट तो मुझे लगता है लग चुका है, सीए डाल को होते इनको करंट लग गया था। और ये आपकी एक रणनीति थी, जबकि आप ही के विधानसभा का, आप ही के राज्य में ये सब कुछ हो रहा था। अब क्या कहेंगे आप इस तस्वीर को देखकर? अब तो आप जीत रहे हैं। घनश्याम कौशिक, आप शाहीन बाग के सवाल पर मेरे पास आए हैं। इससे पहले मैं बहुत बार दरख्वास्त करता रहा आप मेरे पास आइए। आप रोहित से सवाल पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, अब आप मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं, मैंने वो पोस्टर नहीं देखा है। मैं आपके साथ इस वक्त लाइव डिबेट में बैठा हूं। अगर ऐसा कुछ कहा गया है तो बिल्कुल गलत है। किसी के बारे में आप कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। ये आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अभी एक बयान आप सुनवा रहे थे टेलीविजन पर, श्रीमान प्रवेश वर्मा जी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा था। मैं ये बता देना चाहता हूं पूरी भाजपा को, प्रवेश वर्मा जी को भी, कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं और ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने वोट से प्रधानमंत्री को देशद्रोही कहा दिल्ली के बेटे हैं। अरे आप माफी मांगोगे उस चीज के लिए? काम किया। आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने भी देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही कहा था। इतना मत इतराइए। आपके नेता देशद्रोही कहा था। सुनिए मेरी बात सुनिए, वीडियो रखा है, देख लीजिए। अरे रोहित चहल, आप सुनिए मेरी बात। ज्ञान मत दीजिए। आपके एक नेता, के साथ खड़े हैं ना, एक नेता ट्वीट करके कहते हैं कि दिल्ली में तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है और 11 फरवरी को भारत जीतेगा। अरे हम भी बोल रहे थे, अरे आपके मनीष सिसोदिया कहते हैं शाहीन बाग के साथ हैं। आज भारत जीता है, भैया वो तो सच्चाई है। जो भारत की जिन्ना की आजादी की बात करते हैं, कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, क्या वो भारतीय है? नहीं, वो भारतीय नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं है वो भारतीय, वो भारतीय हो भी नहीं सकते। वो देश के गद्दार है। आपने खुद कहा था, आपके नेता ने खुद कहा था। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुनिए कौशिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सीएए पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आम आदमी पार्टी चाहती है सीएए वापस लिया जाए? कौशिक जी मेरी बात सुनिए। रोहित शांत होइए, घबराइए मत, खुल के बताइए। कौशिक जी मुझे बताइए, सीएए पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? सीएए पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, बताइए। बोलिए। अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है जो अपनी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगता है। आपके दाग धुले नहीं है।
वो जो तो बीजेपी आपने सवाल अपने उठाया आप था को सेना पाकिस्तान कप मानेगी क्या? वो आज भी बीजेपी आप बताए, लोगों ने जो किया था। आपके नेता ने बोला था ना भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, बताइए बीजेपी पाकिस्तान मानेगी क्या? कौशिक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको बताने में बहुत घबराहट हो रही ना। रोहित एक मिनट, कौशिक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सीएए पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आम आदमी पार्टी चाहती है सीएए वापस लिया जाए? अरे रोहित, आप सुनिए मेरी बात। आपके नेता कहते हैं कि हम अगर हम अरे सवाल का जवाब दे दो भाई। आप रोहित से, घनश्याम जी आप रोहित से नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, सीएए पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है बताइए। आतंकवादी है। अच्छा, हनुमान भक्त सारे आतंकवादी होते हैं क्या? बीजेपी की नजर में बीजेपी क्या ये मानती है कि हनुमान भक्त आतंकवादी होते हैं? या तो आप तक आवाज पहुंच नहीं रही है या फिर आप सवाल सुनना नहीं नहीं चाहते। एक मिनट रोहित रुक जाइए, रोहित रुक जाइए। घनश्याम कौशिक अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सवाल का जवाब दीजिए। सीएए पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? शाहीन बाग के लोग कह रहे हैं सीएए वापस लिया जाए। क्या आम आदमी पार्टी सोचती है सीएए को वापस लिया जाना चाहिए? बताइए। सीए कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, वो जाने। और जिन लोगों को संदेह है इस कानून के ऊपर, वो लोग, उन लोगों का संदेह केंद्र सरकार को दूर करना चाहिए। अगर दीपक चौरसिया मुझसे पूछेंगे कि सीए पे आपका क्या स्टैंड है, तो दीपक जी, मैं अगर पक्ष में भी रहूंगा विपक्ष में भी रहूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कानून को और इस कानून के अंदर आप इस सूबे की सत्ता में है, आप इस देश की आपत्ति है, आप इस देश के राजधानी की सत्ता में हैं। आपको तो क्लैरिटी रखनी होगी ना। आपके चुने हुए सांसद लोकसभा में बैठे, राज्यसभा में बैठे। दीपक चौरसिया, अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर और पार्लियामेंट की प्रोसीजर की जानकारी नहीं है, तो ऐसे पत्रकार को डूब कर मरना चाहिए। घनश्याम कौशिक साहब, आप संसदीय नियम प्रक्रिया मत सिखवाइए। घनश्याम कौशिक, आप कीजिएगा, आप संसदीय प्रक्रिया मत समझाइए। सीधा सवाल आपसे पूछा गया, सीए पर आपका स्टैंड क्या है आपकी पार्टी का? ये सवाल घनश्याम कौशिक से नहीं पूछा जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा जा रहा है। वो पार्टी जो एक सूबे की सत्ता में है, वो पार्टी जिसके चुनकर सांसद पहुंचते हैं राज्यसभा में, और आप कह रहे हैं कि हम अपने स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे। अरे सर, आप कौन सी बेकार है घनश्याम कौशिक? संसदीय प्रक्रिया के नियम मत बताइए सर। डूब के किसको मरना पड़ेगा घनश्याम कौशिक के वक्त बता देगा। डूब के किसको मरना पड़ेगा ये भी बता देगा। ये लैंग्वेज है आपकी, एक पार्टी के प्रवक्ता है, ये लैंग्वेज है आपकी, ये लैंग्वेज है आपकी कौशिक, ये लैंग्वेज है आपकी। आप एक पार्टी के प्रवक्ता है जो जीती है। एक सवाल पूछ रहा हूँ सीधा सा। नहीं, अगर एक बात बताइए, आपको आईना दिखा दिया, आपको आईना दिखा दिया तो मिर्ची लग गई आपको? आप घनश्याम कौशिक को तो बताइए आईना क्या दिखाया? आपको समझ में और अगर आप आईना दिखा भी रहे तो क्या आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? ये आम आदमी पार्टी के संस्कार है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीए पर आपका क्या स्टैंड है, तो आप कहेंगे कि डूब मरो। गवर्नमेंट का इशू नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते तसल्ली से सवाल को और उसके जवाब को सुनिए। अरे भाई, आप सुनिए और एक्सेप्ट कीजिए। भाई साहब, आपके लोग संसद में हैं, टीआरपी के लिए आपके लोग संसद में क्या टीआरपी हरपी घनश्याम कौशिक बकवास कर रहे हो? जिंदगी में पहली बार शायद टीवी पे बैठे होंगे। आप 370 हटाने किस तरह की बात कर रहे हो? आप राम मंदिर बनने क्या बात करने की ये तमीज है? ये सिखाया अरविंद केजरीवाल ने आपको? आंदोलन से निकली हुई आपकी पार्टी, ये सिखाया इस तरह से बात करने की? नॉलेज लाइए, आप नॉलेज लीजिए। पहले नॉलेज लीजिए। 10 साल पढ़ा सकते हैं दीपक चौरसिया, उतने साल से पार्लियामेंट कवर कर सुन लीजिए घनश्याम कौशिक, जरा इनके सिंह साहब को सुन लीजिए। देश के वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह लेकर आए हैं, उनकी सरकार लेकर आई है, वो ठीक करेगी। एनके सिंह मेरे ख्याल से यही अशालीनता जो है ये पार्टी को खत्म कर देगी। घनश्याम कौशिक, कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि तुम जिस आदमी के बारे में कह रहे हो वो तुमसे ज्यादा उम्र से वो पार्लियामेंट कवर कर रहा है। दीपक चौरसिया को तुम बताओगे कि संविधान क्या होता है? लागू हो चुका है। तुम्हें अभी 10 साल दीपक चौरसिया पढ़ा सकते हैं संविधान। घनश्याम कौशिक, थोड़ा शालीनता रखो यार। हम छोड़ दो, हमारी बात छोड़ दो, लेकिन कौन है ये आगे? इसको उम्मीद करते हैं घनश्याम कौशिक, किस तरह की भाषा का एनके सिंह इस्तेमाल जी करते जो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी नसीहत को आप मानेंगे, स्वीकारेंगे।